नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इडू अर्ना में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत के संवैधानिक विकास के अगले टॉपिक के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 तक के एक्ट के बारे में बता दिए थे, जो हमने 2 वीडियो में बताए थे। अब हम बात करेंगे उससे आगे जो एक्ट आया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो है अलग अलग जो फैक्ट है इस अधिनियम के बारे में, जो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लेकर आए हैं। चलिए आज हम बात करते हैं अगले एक्ट के बारे में। अगला एक्ट है आपका भारत शासन अधिनियम 1858, यानी 1853 के एक्ट के बाद जो है अगला एक्ट आया है वो 1858 में आया है। उसको भारत, इससे पहले हम उसको चार्टर एक्ट के नाम से जानते थे। इससे पहले का जो एक्ट था उसको हम चार्टर एक्ट के नाम से जानते थे, लेकिन अब जो एक्ट आया है वो उसको हम भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो भारत शासन अधिनियम जो एक अधिनियम था वो 1858 में आया है। इस एक अधिनियम में क्या क्या मुख्य बदलाव किया गया और क्या क्या एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाता है, जो महत्वपूर्ण चीज, इसमें तो पढ़ने के तो बहुत सारे चीज होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में आता है उसको हम इसमें पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले ये होता है 1858 के अधिनियम में कि इससे पहले जो भारत पर शासन था वो ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका शासन होता था। लेकिन अब इस अधिनियम के साथ ही भारत में अब ब्रिटिश संसद का जो है हस्तक्षेप शुरू हो गया, यानी अब जो है कंपनी को जो है भारत पर शासन जो है कंपनी को हटाकर ब्रिटिश संसद का शासन शुरू हो गया है। इसमें भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटेन का जो संसद था उसको सौंप दिया गया। यानी इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करता था और अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन का संसद जो था वहां से अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल था, लेकिन अब इससे कंपनी से शासन वापस लेकर ब्रिटिश का जो संसद था वो डायरेक्ट रूप से अब भारत पर शासन करने लगा। इसमें जो है उसने जब खुद पर शासन आया ब्रिटिश संसद का, तो उसने एक प्रतिनिधित्व को चुना, भारत को शासन संभालने के लिए एक प्रतिनिधित्व का चुनाव किया और उस प्रतिनिधित्व को जो है भारत के राज्य सचिव के नाम से जाना जाने लगा। यानी भारत के राज्य सचिव के नाम से जाना लगा और वह इसमें भारत के शासन नियंत्रण के लिए भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। यानी भारत का जो राज्य सचिव पद था उसको एक नियुक्ति किया गया। उसके बाद फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 2 समितियां थी, 2 संगठन था, उसको समाप्त कर दिया गया। और इसके साथ ही भारत में जो है द्वैध शासन का अंत हो गया, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था यह जो व्यापारिक कार्य को देखता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ चलता था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है यह व्यापारिक कार्यों को देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है यह राजनीतिक शासन को देखता था। यानी जो है द्वैध शासन का जो है शासन था, द्वैध शासन, उसको इस एक्ट के साथ ही समाप्त कर दिया गया। और इस एक्ट के समाप्त होने के बाद भारत में जो है भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद का गठन कर दिया गया और इसमें 15 सदस्यों की नियुक्तियां हुआ, जो कि भारत के राज्य सचिव को सलाहकार समिति के रूप में कार्य कर सके। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो है इसमें, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि भारत में गवर्नर जनरल का जो पद था, यानी भारत में गवर्नर जनरल का जो इससे पहले पद था उसको समाप्त न करके जो है उसका नाम चेंज करके है उसको वायसराय कर दिया गया। यानी भारत का वायसराय कर दिया गया। और भारत का जो पहला वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। और इसमें जो है भारत का पहला राज्य सचिव जो था वो था
लॉर्ड स्टैनले यानी अगर इसमें अगर पूछा जाए एग्जाम में कि भारत का प्रथम राज्य सचिव कौन था, तो वो लॉर्ड स्टैनले, और भारत का प्रथम वायसराय जो बराबर पूछा जाता है तो आप कहिएगा वो लॉर्ड कैनिंग था। तो इसमें जो मुख्य मुख्य बातें एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हमने इसमें कवर कर लिया है। उसके बाद हम आएंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 में, यानी इससे पहले हमने भारत शासन अधिनियम 1858 देखे थे। अब भारत का जो है परिषद अधिनियम 1861 के बारे में हम देखेंगे। इसमें भी हम मुख्य बातें जो है वही चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट, इस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। यानी इससे पहले जो भारत में जो ब्रिटिश संसद जो कोई कानून बनाता था उसमें भारतीय को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन 1861 के अधिनियम में जो है इसमें भारतीयों को शामिल किया गया जाने लगा। तो पहले इसमें, उसके बाद विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। यानी जो कार्यकारिणी के सदस्य होते थे, विभिन्न सदस्य विभिन्न पदों पर, यानी कार्यकारिणी के जो 15 सदस्य थे उसके जो प्रत्येक सदस्य थे वह प्रत्येक विभागों का अपना कार्य देखने लगा। जैसे अभी के युग में आप देख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद जो विभिन्न मंत्रालय का विभिन्न विभाग का विभिन्न मंत्री होता है, उसी प्रकार इसमें भी विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुआ और इसमें जो है विभिन्न कार्यकारिणी के जो विभिन्न सदस्य थे वो विभिन्न विभागों का कार्य देखने लगा। उसके बाद फिर है भारत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। इससे पहले जो था कार्यकारिणी परिषद, उसमें सदस्यों की संख्या उतनी नहीं थी, लेकिन इस अधिनियम में जो है कार्यकारिणी परिषद की को विस्तार किया गया और इसमें वायसराय को विस्तार करने का अधिकार दे दिया गया और वायसराय जो था अपने कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्तियां कर सकता था। फिर है गवर्नर जनरल को बंगाल 1862 में, उत्तरी पश्चिम प्रांत 1866 और पंजाब 1861 में विधान परिषद का गठन किया। इसमें वायसराय को पहली बार जो है आपात स्थिति में जो अध्यादेश लेने का अधिकार दे दिया गया। यह किस अधिनियम में दिया गया? तो 1861 में वायसराय को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया और इस अधिकार का जो है मान्यता 6 महीना तक रह सकता था। यानी किसी विशेष परिस्थिति में कोई कानून बनाने के लिए वायसराय जो है अध्यादेश पारित कर सकता था और वो अध्यादेश जो था उसका महत्व 6 महीना तक रह सकता था। तो इसमें हमने ये देखा वायसराय को पहली बार आपात परिस्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। फिर वायसराय को कार्यकारिणी परिषद में अतिरिक्त सदस्य रखने का अधिकार मिल गया। यानी वायसराय को जो था इसमें जो था अपने कार्यकारिणी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों को रखने का अधिकार मिल गया। इसके तहत उसने जो 3 भारतीयों को पहली बार चुना। उसमें था सर बनारस का महाराज, उसके बाद जो था महाराष्ट्र, उसके बाद था सर दिनकर राव। 3 सदस्यों की उसने नियुक्ति किया था इसके तहत। तो हम इसमें दोस्तों पढ़ने जो महत्वपूर्ण चीज है उसमें जो है इसमें एक विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया। 1861 के अधिनियम में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया। फिर है जो महत्वपूर्ण है उसमें दूसरा गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद को विस्तार करने का अधिकार दे दिया गया और न्यूनतम सदस्य जो है 6 रख सकते थे उसमें और अधिकतम 12 सदस्य रख सकते थे। उसके बाद फिर है सबसे महत्वपूर्ण है 1861 के अधिनियम में कि उसमें अध्यादेश जारी करने का इसमें वायसराय को अधिकार मिल गया। दोस्तों हमने देखा 1858 के एक्ट अधिनियम और 1861 के अधिनियम। उसके बाद हम फिर बात करेंगे इसमें भारत परिषद अधिनियम 1892 में। इसमें जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पॉइंट महत्वपूर्ण है उसमें हम बताए हैं
लिखे हैं इसमें कि वायसराय को कार्यकारिणी में अतिरिक्त सदस्यों को बढ़ाने का पुनः अधिकार मिल गया। यानी एक बार तो फिर अधिकार मिला ही था उसको, सदस्य को विस्तार करने के लिए 1861 में, जिसमें न्यूनतम सदस्य 6 और अधिकतम 12 रख सकते थे। लेकिन फिर इसमें जो है वायसराय को कार्यकारिणी परिषद में 1892 अधिनियम में उसमें फिर विस्तार करके उसको न्यूनतम संख्या को 10, न्यूनतम और अधिकतम में जो था वह इसमें था 12, तो इसमें कर दिया गया 16, अधिकतम रख सकता था, अधिकतम 16 रख दिया सकता था। फिर इस अधिनियम के तहत चुनाव प्रणाली, इसमें ये महत्वपूर्ण हो सकता है, चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया। यानी विधानमंडल का जो पहले मनोनीत होता था विधानमंडल के सदस्यों का, वो अब चुनाव प्रणाली के तहत होने लगा। लेकिन इसमें जो था फिर भी इसमें मनोनीत शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है विधान परिषद की को बजट पर बहस करने का कार्यपालिका में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यानी विधान परिषद के सदस्य होते थे उसको बजट पर बहस करने एवं कार्यपालिका में जो है सवाल पूछने का अधिकार मिल गया, अधिकार दे दिया गया। लेकिन इसमें पूरक प्रश्न और बजट में जो है मत देने का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया था। दोस्तों इसमें एक और महत्वपूर्ण है इस एक्ट में, इसमें इसी एक्ट में जो है एक नारा लगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया, यानी 1892 के जो एक्ट थे 1892 के अधिनियम में एक नारा दिया गया कि जब तक अंग्रेज हमें प्रतिनिधित्व नहीं देगा तब तक हम कर नहीं देंगे। इसी में नारा लगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। उसके बाद है अब अंतिम, आज का जो वीडियो का अंतिम अधिनियम है वह है भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसमें पहला बिंदु है केंद्रीय परिषद की संख्या को 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। यानी यहाँ तक तो 16 था, अब यहाँ पर अधिकतम जो था 16, लेकिन अब 16 से बढ़ाकर इसको 60 कर दिया गया। यानी 16 से बढ़ाकर कार्यकारिणी केंद्रीय परिषद की संख्या को 60 कर दिया गया। दूसरा बिंदु में है विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया। यानी विधान परिषद के लिए चुनाव जो है अब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया। तीसरा बिंदु में पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्यकारिणी के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। यानी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी वायसराय और गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया इस एक्ट के अंतर्गत। इसमें जो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है पहली बार वायसराय का परिषद में भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो वायसराय के कार्यपालिका परिषद में पहली बार सदस्य के रूप में शामिल किया गया। फिर है पहली बार पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किया गया। यानी अब धर्म के आधार पर पहली बार इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किया गया। यानी अब धर्म के आधार पर चुनाव करवाने का इसमें फैसला किया गया। यानी मुस्लिम धर्म के लिए अलग से प्रतिनिधित्व के रूप में इसमें पहली बार जो है चुनाव किया गया। फिर है उसके बाद जो है इस अधिनियम को
9 के अधिनियम को मार्ले और मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब इस अधिनियम को जो है मार्ले और मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो दोस्तों लॉ मार्ले और मिंटो दो नाम हैं, मार्ले और मिंटो। इसमें जो था लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो थे उस समय भारत का तत्कालीन वायसराय था। लॉर्ड मिंटो जो है द्वितीय तत्कालीन भारत का वायसराय था और मार्ले जो लॉर्ड मार्ले यह उस समय भारत के राज्य सचिव था। जब मुस्लिम लीग के सदस्य जो है अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मांग के लिए ब्रिटेन गए तो उस समय वहाँ के राज्य सचिव जो थे जॉन मार्ले उसके समक्ष इन्होंने प्रस्ताव रखा, लेकिन लॉर्ड मिंटो मार्ले जो थे वो इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। फिर लेकिन उसके बाद जो है लॉर्ड मार्ले मिंटो जो थे वायसराय वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और अंतिम में इसमें भारत परिषद अधिनियम 1919 में इसमें सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। यानी इससे पहले जो था इसमें जो था विधान परिषद को बजट में बहस करने का अधिकार था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। वो जाकर अब 1919 के अधिनियम में इस सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।